अंदाजे के मुताबिक टोटल आपका कितना खर्चा हो गया? मेरे ख्याल से मैं रफली में आइडिया अगर लगाऊं कैलकुलेट करूं तो तकरीबन 25,000 के अंदर अंदर है। खा पी के 25,000 के अंदर आप 2023 में पाकिस्तान से इस्तांबुल पहुंचे हैं बाय रोड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आगाज रब्बे करीम के बबरकत नाम से जो हर चीज़ पे कादिर है। एक नई वीडियो में आप सब दोस्तों को वेलकम करते हैं। एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। इस बात के लिए हमें बहुत सारे फ़ोन मैसेजेस और कमेंट्स होते थे, तो बहुत सारे लोग पूछते थे कि क्या हम टर्की का वीज़ा लगवा के बाय रोड टर्की जा सकते हैं वाया ईरान या नहीं जा सकते। दूसरे नंबर पे क्या TRC बन रही है या नहीं बन रही। तो ये भाई आए हैं यहाँ पे मिले हैं हमें, तो इनसे सारी बातचीत करते हैं। ये आए भी वाया रोड हैं, वाया रोड आए हैं ईरान की तरफ से टर्की में, और TRC की करंट सिचुएशन क्या चल रही है सारी इनसे बातचीत करते हैं, पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आदिल भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सेहत तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो आप पाकिस्तान कौन सी जगह से हैं? मैं कराची से ताल्लुक रखता हूँ। अच्छा, तो स्पेशली फ्रॉम लियारी। अच्छा, लियारी अलग पोर्शन, मतलब वो पोर्शन जो है जो काफी मशहूर है काफी। जी जी, लियारी से। जी। तो टर्की कितना अरसा हो गया आपको आए हुए? तकरीबन 8-9 दिन हो गए आई थिंक। अच्छा, 8-9 दिन हो गए हैं। तो आपका कैसे इरादा बना टर्की आने का? आप काम के लिए आए हैं या सिर्फ घूमने फिरने के लिए? नहीं, मेरा इरादा ये हुआ था कि शुरू से मुझे बहुत शौक था तुर्की को देखने का, बड़ा एक शौक था। अच्छा। तो मैं जैसे ही गवर्नमेंट सर्विस से फारिग हुआ, रिटायर हो, आप गवर्नमेंट? जी, मैं मुलाजिम था, मैंने रिटायरमेंट हो गई। तो अच्छा। फिर मैंने कहा कि चलो तुर्की की तरफ निकलते हैं। ठीक है। तो मैंने अप्लाई किया कराची में, अनातोलिया इनकी एक साइट है, मतलब उनकी ऑफिस बनी हुई है बेसी की तरफ से। तो वहाँ मैंने अप्लाई किया है, तो मुझे 1 महीने का वीजा मिला और वहाँ पे जो इंश्योरेंस महीने का वीजा, वो 1 महीने का था या सिर्फ 1 महीने के लिए वैलिड था? 10 दिन? नहीं, 3 महीने का लिए वैलिड था। अच्छा। लेकिन 1 महीना आप रह सकते हो उस पे। नाज़रीन, अभी पहले सिचुएशन ये थी कि 10 दिन का वीजा होता था जो 6 महीने के लिए वैलिड होता था, लेकिन अभी सिचुएशन ये है कि टर्की वाले वीजा तो 30 दिन का दे रहे हैं, तो वो वैलिड 3 महीने के लिए होता है। तो फिर आप यहाँ टर्की कैसे पहुंचे वीजा लगने के? आपने खुद अप्लाई किया था या किसी एजेंट से अप्लाई किया? नहीं, मैंने डायरेक्ट किया था अनातोलिया जाके। किसी एजेंट या कंसल्टेंट जाने की इतनी खास जरूरत नहीं है। अगर बंदा थोड़ा बहुत स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट वगैरह हो। अच्छा। और ये इंश्योरेंस बनानी पड़ती है, फारसी, ये 2-3 जी, ये मैं जी हाँ, और ज्यादा मतलब खजलख्वारी में नहीं जाना है कि ये भी करना है वो भी करना है। लोग तो पता नहीं क्या क्या बताते हैं। तो बेसिकली यही 2-3 चीजें बना ले, आप अनातोलिया चले जाएं, सबसे बेस्ट। और इनके ऑफिशियली ऑफिस भी यही है, सही है ना, किसी और को देना और वो परेशानी का बायस भी बन सकता है। जी, उसमें ना रहे। जब आपने वीजा अप्लाई किया तो आपके ज़हन में उसी वक्त प्लान था कि मैं बाय रोड जाऊंगा या बाय एयर का? तो मेरे पास 2 रास्ते थे, एक तो बाय एयर था और एक था बाय मतलब जमीनी रास्ते से, बाय लैंड जाना। क्योंकि मैं इससे पहले भी अर्लियर इन माय लाइफ, जब मैं क्वाइट यंग होता था, तो उस वक्त तो इतना मीडिया आम नहीं था, ये यूट्यूब वगैरह ये हो। तो मैं 3 दफा चाइना जा चुका हूँ बाय रोड। 3 दफा? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, बीजिंग तक। अब तो मैंने वो शारा कराक्रम से होता हुआ और दीवार 3 तक में पहुंचा। अच्छा। तो ये आपने इस दफा भी प्लान किया कि मैं बाय रोड जाऊंगा? जी, तो बाय एयर भी जा सकता था, लेकिन वही एक पुराना शौक, एक जुनून। तो मैंने कहा नहीं यार, मैं बहुत सारे लोगों से सुना है कि वो कहते हैं कि टर्की जो है वो बाय रोड पहली दफा नहीं इन हो सकते क्योंकि इसके लिए रिटर्न टिकट चाहिए। तो आप हमें इस बारे में बताइए, तो आपने वाया ईरान आने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की या क्या क्या तैयारी की? अब मुझे तुर्की बाय रोड आना था, तो मुझे इसके लिए ईरान का ट्रांसिट वीजा जरूरी था जी। तो मैं ईरान कौंसलेट गया। अच्छा। 2-3 चक्कर लगाए, वहाँ मालूमात हासिल की। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि भाई आप कवरिंग लेटर ले आओ, क्या प्लानिंग है आपका, और ये कि होटल रिजर्वेशन भी उन्होंने लिया ईरान के लिए मांगी? जी, उन्होंने डॉक्यूमेंट। उनको आपने अपना प्लान नहीं बताया कि मैं वहाँ से आगे टर्की जाऊंगा? हाँ, मैंने सब कुछ बताया कि मैं ट्रांसिट चाह रहा हूँ, मेरे पास वीजा ऑलरेडी है, मैं तो सिर्फ आपसे गुजर। लेकिन फिलहाल उनकी एक फॉर्मेलिटी दी, बाकायदा उन्होंने इंटरव्यू लिया मेरे से, कौंसलेट ने इंटरव्यू लिया।
ठीक तो है। इंटरव्यू भी मैंने क्लियर किया, फिर उन्होंने कहा ओके हम आपको वीजा देते हैं। ठीक है। तो फिर मैंने जाके 7,000 रुपए की फीस भरा, उनकी जो फीस थी तो आपने वीजे की, जैसे टर्की के वीजे की डॉक्यूमेंटेशन की, वैसे ही तकरीबन ईरान के वीजे की उसकी डॉक्यूमेंटेशन। कम होती है, उसकी होटल रिजर्वेशन है और मेरे ख्याल से वो भी मांगते हैं, कोविड सर्टिफिकेट भी मांगते हैं। ठीक इसके है। अलावा आपको अल्लाह ने के दे होटल रिजर्वेशन होगी, और यही 2-3 तो वो बेसिक। ईरान का स्टिकर वीजा था या जस्ट वैसे नहीं, पेपर था? पेपर वीजा है। अच्छा, तो आपकी कितने की टिकट हुई पाकिस्तान से ईरान तक की, और बॉर्डर पे क्या पोजीशन थी? आप कप्तान से आए या दूसरी तरफ से? नहीं, बॉर्डर मैं रमजान बॉर्डर से आया, क्योंकि 2 ऑप्शन होते हैं जब बंदा वीजा ले लेता है, वो बाय लैंड आना चाह रहा होता है जमीनी रास्ते से, तो उसके बाद 2 ऑप्शन होते हैं। वो कौन एक तो ये कि ये तफ्तान वाली बॉर्डर से आए, वो जो कि बहुत दूर है, मतलब अच्छा। टफ भी है, दूर भी है, थोड़ी सी अनसेफ भी कहते हैं लोग। मेरा रमजान बॉर्डर इज वेरी सेफ और अच्छा। बहुत ही नजदीक है, मतलब वहाँ कराची से कोई स्पेशली आमतौर 11 पे घंटे में। देखा गया कि अगवा बरए तवान की बड़ी वारदातें होती हैं बॉर्डर एरिया में, ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया। अच्छा। तो वो सेफ था? आप हाँ सेफ था अल्हम्दुलिल्लाह। रमजान बॉर्डर पे आप पहुंचते हो रात के तकरीबन, मैं तो 4 बजे कराची अच्छा। से बस पे चल रहा था, तो यूसुफ बोर्ड से अच्छा, बैठा था। जिस बस पे आप बैठे थे वो उसके साथ आपका टिकट जो है वो टोटल तेहरान तक था या सिर्फ बॉर्डर तक था? नहीं, सिर्फ बॉर्डर तक था। 3,000 रुपए का उन्होंने दिया। अच्छा। मुमताज कोच, अल मुमताज कोच। अच्छा अच्छा, जी तो फिर वो बॉर्डर पे ले आए आप? जी, वो बॉर्डर पे रात को ले आए, तकरीबन रमजान का महीना था। अच्छा। ये कोई 3-4 बज रहे थे, तो हम लोग वहाँ उतरे, मस्जिद थी, वेटिंग एरिया भी था। अच्छा। 1-2 और साथी भी मुझे मिल गए थे जो बहुत अच्छे थे, मतलब बड़े पढ़े लिखे, और वो भी तुर्की आना नहीं चाह रहे? तुर्की नहीं आ रहे थे, वो एक्चुअली वहाँ पे ईरान में पढ़ाते थे। अच्छा अच्छा, टीचर थे? टीचर थे। अच्छा। तो अच्छी गैदरिंग मिल गई, तो हम रात को वहीं रहे। सुबह को हम फिर 8 बजे बॉर्डर साइड पे गए। अच्छा। बॉर्डर ओपनिंग हुई, तो पहले तो हमने इमिग्रेशन के लिए खड़े हुए, मतलब अच्छा। पाकिस्तान से एग्जिट होना था, ठीक तो है। वो थोड़ा सा परेशान कर रहे थे। किस बुनियाद पे वो परेशान कर रहे थे? मतलब ये कि मेजोरिटी लोग जो जाते ना, डंकी वाले भी जाते हैं ईरान का जी, जी। वीजा, फिर आगे उनको डंकी लगानी होती है, तुर्की जी, से ऐसे बाय ही, रोड बिल्कुल गुजरना ऐसे ही। होता है। तो वो भी उन्होंने मुझे उसी रोड पे और उसी मतलब उसी ट्रैक पे ट्रैक आपको पे मुझे समझ रहे थे, मुझे अच्छा। साइड में कर दिया। तो मैंने बताया भाई आई एम गवर्नमेंट सर्वेंट, रिटायर्ड हूँ, तो पर्शियन मेरे हूँ पास मैं। टर्की का वीजा तो पहले हाँ, है। तुर्की का भी वीजा है, और फिर आप मुझे रोक रहे हो हाँ। क्यों भाई? वो कुछ सिलसिले अच्छा। में लगे हुए थे कि कोई ऐसा सिलसिला करेंगे, पैसे वैसे पैसे तो का कुछ था, पता नहीं क्या मुझे अच्छा। सर, लेकिन मैंने थोड़ी सी अल्हम्दुलिल्लाह हिम्मत की, अल्लाह पाक ने मदद की। अच्छा। तो मैं फिर उन्होंने मेरे को कंसीडर कर दिया, अच्छा। और उन्होंने मतलब वो प्रिंट वगैरह ले लिया, फिर लेके जी, आपको आगे स्टैंप लगा दिया। ईरान की जो बॉर्डर फोर्स थी उन्होंने कैसा नहीं, आपके साथ उन्होंने बड़ा इजीली मुझे एंट्री दी। अच्छा। हाँ, वीजा दिखाया, उन्होंने कोई ऐसा सवाल जवाब नहीं किया, ना कोई अच्छा। कोई ऐसी कोई चीज मांगी, बस उन्होंने एंट्री कर दिया। तो वहां से आपने फिर बस किस जी, शहर फिर के इसके लिए? बाद हम लोग 4 बंदे थे, हम लोग ने एक कार कराई, बल्कि अच्छा। मेरे से पहले बंदा जो था मेरा दोस्त बना था, उसी ने अच्छा, कार जो वहाँ हायर पे किया। सफर के दौरान जी, दोस्त जी, बन उसी ने गए। हायर की हुई थी। अच्छा। तो वो तो चले गया बाई एयर वहां से तेहरान, लेकिन मुझे भी कहा गया, हालांकि प्राइस तकरीबन सेम है बस की। अच्छा। चाहे आप चाबार, जो बॉर्डर से फर्स्ट जो सिटी पड़ती है ईरान की, वो है चाबार। अच्छा। तो चाबार के लिए हमें जाना था, ठीक है। तो हम चाबार पहुंचे, तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे, बाई एयर या बाई अच्छा। लैंड, मतलब ये बस के जरिए। तो मुझे वही पुराना शौक है भाई, बाई बस हाँ, जाए। बस ही करना है। तो उस वहां पे कितने का टिकट हुआ आपका तेहरान तक का? आई थिंक मुझे यहाँ तक तेहरान तक का आई थिंक 5,500 का पाकिस्तानी पड़ा, पाकिस्तानी उनकी 5,500 करेंसी के हिसाब से। तकरीबन 9,000 लीरा लग गया आपका पाकिस्तान से तेहरान पहुंचने तक। 9,000 लीरा, सॉरी रुपए। रुपया 9,000। तो तेहरान पहुंच के आपने फिर ये कितने घंटे का सफर था तेहरान ये तक? तकरीबन 25 घंटे का। अच्छा। हाँ, तो बस इजीली थी, कोई मसला मिसाल नहीं हाँ, था? बस वेरी इजीली थी, मतलब बड़ी तकरीबन पूरी बड़ी बस में हमारे यहाँ 50 के करीब होती है आई थिंक सीटें। जी, जी। इसमें 25 लोग सिर्फ सफर कर रहे थे। बिल्कुल आराम का माहौल बिल्कुल आप आराम से लेट अच्छा। सकते हो, पीछे मतलब आगे इसका पोर्शन भी ऊपर हो जाता है, आप घूम फिर भी सकते हो उसमें, बस में इजीली होके। अच्छा। तो ईरान की बसें पाकिस्तान से ज्यादा आरामदाह थी? हाँ, खुली खुली थी, आराम अच्छा। देती, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है। तो तेहरान फिर आपने कोई रेस्ट वेस्ट की है या फिर आगे आपने टिकट लिया है? बस वे ईरान तेहरान पहुंच के वहाँ मुझे एक और साथी मिला, अच्छा। और तेहरान में
नहीं, चापार में ही मेरी एक लड़के से मुलाकात हो गई, वो मॉस्को जा रहा था, उसके पास मॉस्को का वीजा था, वो भी अकेला था, मैं भी अकेला, तो इस तरह हम मतलब साइड हो गए, ग्रुप बना लिया। तो हम कम से कम 1 से 2 हो तो बेहतर है ना, बंदा एक दूसरे की मदद कर सकता है। तो लड़का बहुत अच्छा था, नाइस था। तो जब हम लोग तेहरान पहुंचे तो वहां मुझे पता चला कि पाकिस्तानियों को वो डिपोर्ट कर रहे हैं। कौन? तुर्की वाले, भले वीजा भी हो, वो कहते हैं बाई एयर आओ। मैंने कहा यार बाई एयर भी टिकट तकरीबन ज्यादा फर्क नहीं था, अच्छा थोड़ा सा था, मतलब 19 ईरान से, जी ईरान से, अगर तेहरान से आप इस्तांबुल आते हो तो भी इतना डिफरेंस नहीं था। ठीक है। तो मैंने फिर, मेरा एक शौक था कि मैं बाय रोड भाई, और मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ लोगों को जो आफ्टर रिटायरमेंट या जो एज बड़ी हो जाते हैं, वो अपने आप को कमजोर समझते हैं कि नहीं यार अब तो हम बस खत्म, अब तो यही है, यही है। नहीं, ऐसी बात नहीं, अभी भी इंसान इस उम्र में भी बहुत कुछ कर सकता है, अगर हिम्मत करे, अवेलेबल हो तो कोई मसला नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया, बाय रोड, अलग में बाय एयर आ सकता था, अफोर्ड भी कर सकता था अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैंने नहीं। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ खास करके मेरे अमेश लोगों को जी कि नहीं यार आप भी करें, बजट, स्ट्रगल करें, बजट ट्रेवल कर सकते हैं, शौक है। क्योंकि बाज लोग इसलिए सफर नहीं करते कि बजट बड़ा हाई होता है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन कम बजट में भी बंदा ट्रेवल कर सकता है। आपको तेहरान से फिर इस्तांबुल का कितने का टिकट मिला? तकरीबन मुझे पाकिस्तानी करेंसी बताऊंगा, वो तो मैंने फिर उनको ईरान की करेंसी दिया था। पाकिस्तान की मेरे को एक कम से कम आई थिंक अंदाजन बता तो मुझे 10,000 के करीब पहुंचे। मकसद यह कि 9,000 पिछला 20,000 में 20,000 पाकिस्तान से इस्तांबुल 20,000 2023 में पहुंचा हूँ, और बीच में खाया पिया वो अलग है, मतलब होटल में किराया के मुताबिक टोटल आपका कितना खर्चा हो गया? मेरे ख्याल से मैं रफली में आइडिया अगर लगाऊं, कैलकुलेट करूं तो तकरीबन 25,000 के अंदर अंदर है। खा पी के 25,000 के अंदर आप 2023 में पाकिस्तान से इस्तांबुल पहुंचे हैं बाय रोड। तो कितने दिन का टाइम लग गया इसमें? ये तकरीबन इस्तांबुल, तेहरान से जब मैं इस्तांबुल के लिए चला हूँ बस में, वो भी आरामदेह थी, खुली खुली थी जी, तो तकरीबन वो, लेकिन एक मुझे मेरे साथ प्रॉब्लम हुआ था। जिस बस में हम लोग आए थे, तेहरान से निकले, उसने 12 घंटे के बाद हमें पहुंचा, तकरीबन 12 घंटे के बाद पहुंचा दिया उसने हमें तेहरान इस्तांबुल के तुर्की के बॉर्डर पे। तो वहाँ वही बात होना था जो मुझे खतरा था, इमिग्रेशन ये हो। पहले तो थोड़ा इमिग्रेशन ईरान वालों ने मुझे साइड कर दिया, बोला तेरा पासपोर्ट एक्सपायर है। मैंने कहा भाई 2027 लिखा हुआ है, जरा देखो गौर से, मतलब थोड़ा सा आदमी को सेंस भी होना चाहिए, पढ़ के। तो मैंने उनको कन्विंस किया, भाई मेरा वीजा भी वैलिड है, मेरा पासपोर्ट भी वैलिड है, आपकी। फिलहाल उन्होंने जब देखा तो उन्होंने मुझे एग्जिट कर दिया। ठीक है, अब मैं आ गया तुर्की, इस्तांबुल पहुंच गया? जी नहीं, तुर्की, अभी तो तुर्की पहुंचा हूँ। अच्छा, इस्तांबुल तो अभी दूर है। ठीक है। तो जब मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर कोई भाई आए तो ये तमाम प्रॉब्लम भी आते हैं ताकि वो पता चल जाए। ठीक है। जब मैं बॉर्डर पे पहुंचा हूँ तो जब मतलब उसके तुर्की के इमिग्रेशन पे पहुंचा हूँ तो मेरे से पहले ईरानी थे। ईरानी के लिए ये है कि उनके लिए एंट्री है 3 महीने की। अच्छा। इसीलिए नो पैसा, नो कोई किसी चीज की भी एंट्री देते हैं। एंट्री देते हैं 3 महीने की, पासपोर्ट पे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है और कोई मतलब फीस वगैरह भी नहीं। 3 महीने का स्टैम्प नहीं लग गया, सबको लग रहा था। इसके बाद मेरी बारी आई तो पासपोर्ट देखा तो मुझे साइड में कर दिया, उन्होंने उसी टाइम साइड में कर दिया। खैर मेरे दिल में ये डर तो था कि यार मैं भी ये मुझे डिपोर्ट करें तो फिर मैं बड़ा प्रॉब्लम में फंस सकता हूँ, क्योंकि ईरान ने मुझे एग्जिट कर दिया, वो भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, ये तो तुर्की कर रहे हैं तो मैं फंस सकता हूँ। बस वही बात है कि इंसान फिर अपने रब को ज्यादा टेंशन थी। मैंने अपने रब को पुकारा, याद किया, दुआ मांगी, तो थोड़ी देर खड़ा किया, फिर वो पता नहीं क्या कंप्यूटर पे फोन पे कर रहा था, फोन पे किसी को बुला रहा था। अच्छा, रात का टाइम था तकरीबन। तो फिर एक बंदा आया, एक लेडी भी आई। फिर उन्होंने टूटी फूटी इंग्लिश से मेरे से पूछा कि भाई आप क्यों आए? मैंने कहा मैं विजिट पे आऊँ, मेरे 1 महीने का वीजा लगा हुआ है। बोले आप क्या करते हो? मैंने अपना बताया, मैं सर्वेंट था, ये हूँ, गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ, मैं आया हूँ, आप घूमना चाहता हूँ। अच्छा, तो बहरहाल उन्होंने मुझे थोड़ी देर फिर 2 चले गए, फिर वो इमिग्रेशन ऑफिसर वहीं बैठा रहा, मैं खड़ा रहा काफी देर। तो फिर उस अल्लाह ने उसके दिल में बात डाली, उसने मुझे बुलाया,
वो मेरे पासपोर्ट को स्कैन किया, उसके बाद स्टैम्प लगाया, मुझे दिया, कैन यू कैन बी गो। उस टाइम तक आपकी बस खड़ी हुई थी या चली थी? नहीं, बस तो फिर 24 घंटे और खड़ी थी। अब वो आगे की मैं कहानी बताता हूँ आपको। अच्छा। बस हम तो भाई जब इमिग्रेशन क्रॉस करके मैं आ गया वहाँ पे अपने तुर्की में, हाँ। तो वहाँ भी मेरे एक दो लड़के बने थे, ईरानी थे। अब सब लड़के हमेशा मुझे, पहले तो बहुत अच्छे लड़के मिले, ग्रुप अच्छा बना, पाकिस्तानी थे, बहुत अच्छे कोऑपरेटिव थे, अच्छा। बड़े सिंसियर और बड़े फेयर लड़के मेरे को मिले। लेकिन इस दफा मेरे को उल्टा मामला हो गया। अच्छा। मतलब थोड़े से रफ टाइप के लड़के थे और मतलब वो ईरानी थे, वो भी? ईरानी थे। हालांकि मैं सबको नहीं कहूँगा कि बुरे हैं, लेकिन कुछ लेकिन उनमें थोड़ा सा केयर करना चाहिए। पहले तो उन्होंने कहा कि यार आप मेरे साथ, ये वहाँ पे वो स्मगलिंग होती है, मतलब सामान वो अपना अच्छा, वो करते हैं, सामान लेके जाते। बोले यार 3-3 डंडा जो सिगरेट का है ना सबको हिलाओ है। तो उन्होंने मेरे सामने खरीदा, बोला यार 3 आप मेरी हेल्प करो, आपके साथ तो कुछ भी नहीं है, 3 डंडा सिगरेट के लेके ले जाओ मेरे साथ। अब मैंने वहाँ सोचा, अव्वल तो ये करना नहीं चाहिए, ऑफिशियली वैसे नहीं करना चाहिए ना, मैं किसी को मशवरा दूंगा। लेकिन मैंने थोड़ा सी हिकमत से लिया, क्योंकि वहाँ सारे होते, मैं एक अकेला पाकिस्तानी था। मुझे अपना एक उनमें थोड़ा सा वो बनाना था मामला, क्योंकि मैंने इतना जजमेंट कर लिया था कि ये दोनों लड़के बड़े टफ है, मतलब टैटू वगैरह बनाया हुआ था और जिस तरह के तस्करे टाइप के और इस टाइप के थे। मैंने कहा यार अगर इनसे बिगाड़ता हूँ तो भी फंसता हूँ, अगर बनाता हूँ तो भी है, अब किस में ज्यादा चांस है। मैंने कहा थोड़ा अभी फिलहाल बना के रखूं। ठीक है। तो मैंने हिकमत यही जानी कि यार चलो इनका क्रॉस कराता हूँ। फिर मैंने क्रॉस कराया, ठीक है, वो हो गया। फिर इसके बाद वो लड़के मेरे साथ थे, मैंने उनकी हरकत देखी, कुछ मुनासिब नहीं थी। अच्छा। मतलब शराब वगैरह, वाटका वगैरह पीना, उस पहुंच के शुरू कर दी थी उन्होंने सारी कार। अच्छा। अब मैंने गौर किया, मैंने एक जजमेंट ली एज ए टूरिस्ट कि यार मैं अगर हेल्प लेना चाहूँ, अगर ये मेरे को अगर नुकसान पहुंचा तो मैं हेल्प कैसे ले सकता हूँ। ठीक है। तो मैंने देखा कि वहाँ पुलिस वगैरह से मैंने बात की तो उनको इंग्लिश नहीं आ रही थी। अच्छा। बहुत कम, हालांकि उनको तुर्की को चाहिए कि जो भी स्टाफ वहाँ रखे इमिग्रेशन में, इवन पुलिस में, तो कम से कम इंग्लिश आनी चाहिए उनको, मतलब इससे अच्छी बात कर सके, अच्छे तरीके से समझ सके। तो मैंने कहा यार ये तो यहाँ पे कोई इंग्लिश समझ नहीं रहा है, अगर मैं इनसे बिगाड़ता हूँ, मुझे इस्तांबुल तक इनको बना के रखना है। ठीक है। अगर मैं इनसे बिगाड़ता हूँ, आपने कहा कि इस्तांबुल तक इनसे बना के रखता हूँ, अगर इनसे बिगाड़ता हूँ तो ये मुझे नुकसान देंगे, क्योंकि सारे वही लोग हैं, उनकी जुबान है, कोई इंग्लिश समझ नहीं रहा। करते हैं कि जब आप कितने घंटे में इस्तांबुल पहुँच गए? क्योंकि उस बस में बहुत सारा सामान निकल आया था गलत। अच्छा। हाँ, उस बस को ईरान इमिग्रेशन कस्टम ने रोक लिया था। अच्छा। कस्टम वालों ने रोक लिया था, उसमें सिगरेटें वगैरह बहुत सारी निकली थी, ईरानी माल निकला। जी जी जी, उसको वहीं तो पे। आप वहां से इस्तांबुल कितने टाइम में? नहीं, फिर अब 24 घंटे उसी बस, मतलब जो बॉर्डर पे ही रहा मैं 24-25 घंटे। तो अब या तो मैं नई टिकट करा के जाऊं और फिर अकेला जाऊं तो वो भी डेंजर था, क्योंकि बॉर्डर एरिया सुना है बड़ा डेंजर होता है। वहाँ पे ये गरमाल भी बना लेते हैं और बिठा देते हैं, पैसा वगैरह लेते हैं, तो मैंने रिस्क नहीं लिया। मैंने कहा यार अगर मैंने कहा यहाँ बैठ जाना बेहतर है, लेकिन मैं अकेला खुद जाऊं तो ये मेरा रिस्क ही है। हिकमत यही समझी कि मैं वहीं रुक गया। वहाँ रुकने के बाद 25 घंटे के बाद बस आई, हम उसमें सवार हुए। ठीक है। फिर बस चली है, तो तकरीबन 24-25 घंटे के बाद मैं यहाँ पे इस्तांबुल पहुंचा हूँ। अच्छा, फिर मैं वहाँ से निकला उन बंदों से निकला। हाँ। तो इस्तांबुल पहुंच के आपने यहाँ पे क्या मामला देखे हैं? बहुत सारे लोग टीआरसी के हवाले से परेशान है। आपने टीआरसी का अप्लाई वगैरह किया है, तो आपको क्या रिस्पांस मिला है? नहीं, मेरा ये ख्याल था, मेरा ये इरादा भी था कि यार मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ, अगर टीआरसी वगैरह मिलती है तो यहाँ कोई अपॉर्चुनिटीज वगैरह देखूं। अच्छा। मतलब ऑनेस्टली टूरिज्म अपनी जगह वो है, वो रहेगा, और मैं करता रहूँ। अभी मैं टूरिज्म कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और एंजॉय कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है जी। तो मैंने कहा चलो अगर टीआरसी वगैरह मिलती है तो फिर बंदा कोई सेटिंग का सोचता है या कोई ऐसा प्रोग्राम बनाता है। तो मैंने देखा, सर्च किया है, अव्वल तो यहाँ पाकिस्तानी इस वक्त बहुत कम है, या तो चले गए या डिपोर्ट हो गए या कुछ इधर उधर हो गए जी। तो पाकिस्तानी भी मुझे बहुत कम मिले। आपने एजेंटों से रब्ता किया तो उन्होंने क्या क्या बन रही है या नहीं बन रही है? नहीं, मैंने एजेंटों से इतना रब्ता नहीं किया, तो मुझे कई जराये से पता चला कि अभी बन नहीं रही है। तो फिर मैंने मुनासिब ही सोचा कि बजाय मैं किसी एजेंट के साथ के पास जाऊं, बुरसा वाली साइड में भी नहीं, मेरे ख्याल से कहीं भी नहीं है। अच्छा। तो मैंने यही बेहतर समझा कि बजाय कहीं जाने के या पैसा जाया करूं या किसी गलत आदमी के हाथे चढ़ जाऊं, तो मैं मुनासिब यही सोचा कि अपने आप को रिजर्व रखूं
रास्ते में आपको डंकी वाले भी बंदे मिले, उनका क्या हाल था? हाँ, बीच में मुझे तेहरान में कुछ 5-6 लड़के बेचारे मिले थे, टर्की वाले, उनको तुर्की वालों ने निकाला था बॉर्डर से। फिर ईरान के कुछ चोरों ने उसको पकड़ा, पैसे वैसे लूटा, अच्छा, और उनको मारा भी लड़कों तो को। अभी आपका उन दोस्तों को क्या मशवरा है जो पाकिस्तान से डंकी लगा के या लीगल टर्की आना चाहते हैं, इन्हें आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? टीआरसी तो बंद नहीं रही है। अगर देखे, डंकी तो साइड ही गलत है, इलीगल है, नहीं आना चाहिए, और वैसे ही डेंजर है, और मैंने बड़ा हाल देखा है इनका। तो अब जो लीगल भी आ रहे हैं 1 महीने का लेके, क्योंकि पाकिस्तान से फर्स्ट टाइम आपको 1 महीने का ही देंगे, साल का नहीं देंगे मल्टीपल। अगर एक दफा आप होके आते हो तो फिर दूसरे आप एलिजिबल होते हो तो 1 साल के लिए अप्लाई कर सकते हो। मैं भी वो दे या न दे, वो अलग प्रोसेस है। ठीक है, तो अभी बाहर मकसद है कि लीगल भी नहीं आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे टीआरसी नहीं मिल रही। नहीं, अगर कोई टीआरसी के लिए आ रहा है, किसी और मकसद के लिए आ रहा है, तो फिर आना बेकार है। टीआरसी नहीं बना। अगर सिर्फ घूमना है, घूम फिर के चले जाना है तो कोई मसला नहीं है, आ सकते हैं, घूम ले। तो सस्ती होटलें भी मिल जाती हैं अगर ढूंढने से। जी। और खाना पीना जरा महंगा है यहाँ पे, कॉस्टली, काफी कॉस्टली है। तो जो फैमिलीज मूव करना चाह रही है उन्हें आपका क्या पैगाम है? नहीं, मेरे ख्याल से मैं अपना पर्सनली उनको एडवाइस दूंगा। मैंने थोड़ा बहुत सर्च किया, महसूस किया यहाँ पे, अगर जो बेचारे अच्छे खासे रह रहे हैं, मिडिल क्लास के लोग ही मूव हो रहे हैं, जो मतलब थोड़े से गुर्बत से थोड़ा ऊपर होते हैं वही मूव होते हैं ना, जो ज्यादा बेहतर होने के लिए। तो मैं तो एक पर्सनली मशवरा ये दूंगा कि अगर इस नीयत से आ रहे हैं तो आना बेकार है, क्योंकि अव्वल तो टीआरसी नहीं बनेगी। जी। और अगर टीआरसी सपोज बन भी जाती है किसी तरीके से, फिर यहाँ महंगाई इतनी है कि आप खाओगे पियोगे क्या? महंगाई बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा खाने पे। बहुत मेहरबानी नाजरीन, आपने इन भाईजान के सारे ख्यालात सुने, A to Z सारा कुछ आपको इन्होंने बताया है, और इनकी ज़बानी, इनकी कहानी सुनी है। तो जो हालात चाह रहे हैं वो सारे आपको बता दिए हैं। तो जो भाई हमें एजेंट्स के लिए कॉल करते हैं उनसे माजरत है कि हम एजेंट नहीं है और ना किसी एजेंट के लिए काम करते हैं। बाकी सारे मामलात आपने देख लिए हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।